अब हम देखते हैं हमारा अध्याय 1 के जो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन लघु उत्तरीय प्रश्नों को। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, रेशम मार्ग पर संक्षिप्त में लिखिए। अब हमें रेशम मार्ग जो क्या है उसके बारे में बताना है कि रेशम मार्ग क्या था। तो देखिए, रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्य काल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था। रेशम मार्ग जो था प्राचीन काल में और मध्य काल में एक ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इस मार्ग से जो भी व्यापारी आते थे वो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, इन तीनों महाद्वीपों से व्यापार करते थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा जो था वो उत्तरी रेशम मार्ग है, जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था, और जिससे निकली एक शाखा भारत की ओर भी जाती थी। ये हो गया हमारा रेशम मार्ग का। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई दो कारण बताओ। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात अगर हम देखते हैं तो उन दोनों में अंतर होता है, तो इसका हमें दो कारण बताना है कि वो इसकी वजह से क्यों होता है, किसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसका उत्तर होगा, देखिए, कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित है, जहाँ वर्ष भर सूर्य सिर के ऊपर चमकता रहता है, जिससे दिन और रात का अंतर लगभग बराबर रहता है। कन्याकुमारी क्या है, भूमध्य रेखा जो है उसके पास में स्थित है, जिसकी वजह से वहाँ क्या होता है, पूरे साल भर सूर्य जो होता है सिर के ऊपर चमकता है, जिससे दिन और रात का जो अंतर होता है वो लगभग बराबर होता है। लेकिन भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण कश्मीर में दिन और रात के अंतराल में अधिक अंतर दिखाई देता है। भूमध्य रेखा जो है उससे कश्मीर जो है वो बहुत दूर है, भूमध्य रेखा से दूर है कश्मीर, जिसकी वजह से दिन और रात में अंतर होता है। लेकिन कन्याकुमारी क्या है, भूमध्य रेखा के नज़दीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर दिन और रात लगभग बराबर ही होते हैं। तब आपको समझ में आ गया होगा कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो प्रश्न तीसरा दिया हुआ है, स्वेज नहर के निर्माण का भारत व यूरोप के व्यापार में महत्व को लिखिए, कोई दो, है ना। स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था उससे भारत और यूरोप के व्यापार का जो महत्व बढ़ा, उसके हमें दो कारण लिखना है, क्या महत्व हुआ वो हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा, स्वेज नहर बन जाने से यूरोप और सुदूर पूर्व के देशों के मध्य दूरी बहुत घट गई। जब यूरोप और सुदूर जो यूरोप के पूर्वी देश जो थे उनके बीच बहुत ज़्यादा दूरी थी, लेकिन जब स्वेज नहर बन गए, जिसकी वजह से व्यापार, समुद्री व्यापार जो था वो सीधा उस नहर के माध्यम से होने लग गया, जिसकी वजह से उनके बीच की जो दूरी थी वो कम हो गई। जैसे कि लिवरपूल से मुंबई आने में 7,250 किलोमीटर तथा हांगकांग पहुंचने में 4,500 किलोमीटर, न्यूयॉर्क से मुंबई पहुंचने में 4,500 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। अब स्वेज नहर बनने से देखिए, लिवरपूल से अगर हम मुंबई आते हैं तो 7,250 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। अब ये कितना होता है समुद्र में, 7,250 किलोमीटर, है ना। तो ऐसे इस नहर के कारण भारत तथा यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। अब जब स्वेज नहर बन गई थी उसकी वजह से भारत और यूरोपीय देशों के बीच जो व्यापार था वो बहुत ही बढ़ गया था, और दूरी बढ़ने की वजह से दूसरे व्यापारी भी यहाँ पर आने लग गए। अगला प्रश्न है, भुवन पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। भुवन पोर्टल क्या है ना। तो भुवन पोर्टल क्या है, स्कूल भवन का एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। भुवन पोर्टल क्या करता है, ये एक प्राकृतिक संसाधन जो है जैसे पर्यावरण और सतत विकास में एक छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र पर आधारित शिक्षा प्रदान करता है। भुवन पोर्टल जब आप खोलोगे तो आपको वहाँ पर मानचित्र देखने को मिल जाएंगे, और हर प्रकार के आपको वहाँ पर मानचित्र मिलेंगे। स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो कि देश के प्राकृतिक संसाधनों और विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है ना। भुवन पोर्टल क्या है, बच्चों में पर्यावरण से संबंधित जानकारी और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता लाने के लिए मानचित्र के आधार पर शिक्षा देता है। मानचित्र बना बनाकर वहाँ पर जब आप खोलोगे तो आपको बहुत सारे मानचित्र मिलेंगे, आप गूगल पर जाकर भुवन पोर्टल लिखना, है ना। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या दिया हुआ है, कर्क रेखा भारत की जलवायु के कोई दो महत्व लिखिए। तो कर्क रेखा, इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, कर्क रेखा के उत्तर स्थित भागों तक उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है। थार का मरुस्थल ग्रीष्म ऋतु में तप्त होकर एक निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को आकृष्ट करता है और जिससे पूरे भारत में वर्षा होती है। कर्क रेखा क्या करती है, ये उत्तर में स्थित उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है, उत्तर में क्या है हमारे, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। मरुस्थली जो थार का मरुस्थल है, वहाँ की जो ग्रीष्म ऋतु में ये कर्क रेखा जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है ये तप्त होकर एक निम्न वायुदाब का केंद्र बनाती है, गर्म हो जाती है थार के मरुस्थल से, और ये एक निम्न वायुदाब का केंद्र बनाती है जो दक्षिण पश्चिम की जो मानसूनी हवाएं होती है उनको उनकी ओर आकृष्ट होती है और पूरे भारत में ये वर्षा करवाती है। तो ये हो जाएगा हमारे कर्क रेखा का महत्व।
अब हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे दीर्घोत्तरी प्रश्न आ जाते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न में दिया हुआ है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? 3 बिंदु को स्पष्ट कीजिए। भारत जो है इसको हम उपमहाद्वीप बोलते हैं, तो क्यों कहा जाता है उसका हमें 3 बिंदु से कारण बताना है। तो देखिए, भूमि का एक बड़ा टुकड़ा जो आत्मनिहित है और विभाजन बनाता है उसे उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। भूमि का कोई भी एक इतना बड़ा टुकड़ा जो कि खुद में निहित है और जो एक दूसरे को विभाजित करता है, काटता है, उसे हम उपमहाद्वीप के रूप से जानते हैं। भारत एक शासित भूमि का अलग टुकड़ा है। भारत क्या है? एक अलग भूमि का टुकड़ा है जो महाद्वीप से अलग है। एशिया महाद्वीप जो है उससे हमारा देश अलग है, क्योंकि तीनों ओर तो समुद्र से घिरा हुआ है, ऊपर बहुत ही बड़ी एक उत्तर में हिमालय पहाड़ है और मुख्य महाद्वीप का हिस्सा प्रतीत होता है। इसलिए भारत को एक उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से भारत एक महाद्वीप हुआ करता था। बाद में भूमि के निरंतर आंदोलन और उपमहाद्वीपीय भाव के कारण यह एशिया का एक हिस्सा बन गया। जमीन का कोई भी टुकड़ा जो राजनीतिक रूप से बड़ा और स्वतंत्र है उसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो 3 बिंदु थे हमारे यहाँ पर, पहले हमारा देश क्या था, एक माना जाता है कि एक महाद्वीप ही था, लेकिन धीरे धीरे जब पृथ्वी के अंदर परिवर्तन हुए तो ये एशिया महाद्वीप के साथ जुड़ता गया और जमीन का एक भाव के कारण ये क्या हुआ, एशिया महाद्वीप का हिस्सा बन गया। तो इससे जो जमीन का कोई भी टुकड़ा जो राजनीतिक रूप से बहुत ही बड़ा होता है और स्वतंत्र होता है, अलग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। अगला प्रश्न देखिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 आपकी परीक्षा के लिए। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के कोई 3 लाभ लिखिए। हिंद महासागर जो है वो भारत की केंद्रीय स्थिति की वजह से क्या लाभ प्रदान करता है, ये हमें बताना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, हिंद महासागर की वजह से भारत को क्या लाभ होते हैं? भारत हिंद महासागर के केंद्र स्थित है। यह एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। हिंद महासागर का जो नाम है वो हमारे देश के ऊपर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे देश को प्राचीन काल में हिंदुस्तान कहा जाता था और उसी हिंदुस्तान की वजह से इस महासागर को हम हिंद महासागर कहते हैं। भारत के भू राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, व्यापारिक आदि अनेक हितों की पूर्ति हेतु हिंद महासागर से ही होती है। अब देखिए, हिंद महासागर एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों को जोड़ता है तथा इसका तेल व्यापार की दृष्टि से विशेष महत्व है। हिंद महासागर क्या करता है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप तीनों महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है और जो तेल का व्यापार होता है वो इस महासागर से बहुत ही विशेष महत्व का होता है। भारत का लगभग 78% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर से ही होता है। भारत जब दूसरे देशों से व्यापार करता है तो 78% व्यापार जो है वो हिंद महासागर से ही होता है। भारत के संसाधनों की भी एक बड़ी मात्रा इसी महासागर से प्राप्त होती है। और सांस्कृतिक और वैज्ञानिक अध्ययन, अगर हम सांस्कृतिक और वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर देखें तो हिंद महासागर और उसके आसपास के तटीय क्षेत्र भूभाग विविध सांस्कृतिक और जैव विविधता से भरा हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय शोध और अध्ययन के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है जो वैज्ञानिकों, भूगोलों, जैव वैज्ञानिक और इतिहासकारों के लिए रुचि कर रहा है। इसलिए हिंद महासागर का जो महत्व है वो हमारे देश के लिए और भी बढ़ जाता है। प्रश्न तीसरा देखिए, प्रश्न तीसरा और आखिरी प्रश्न है, भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है? 3 बिंदु से स्पष्ट कीजिए। और ये भी आपकी परीक्षा के लिए आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। भारत में मानक समय की आवश्यकता, हमें मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, देश के विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। भारतीय मानक समय प्रति संतुलन बनाए रखने के लिए यूटीसी प्लस 5 और 30 है। अब हमारा देश क्या है? बहुत ही बड़ा है। जम्मू कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, भारत एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही फैला हुआ और विविध संस्कृतियों वाला देश है। यहाँ पर अगर हम समय का अंतराल देखें तो कहीं पर सूर्य पहले उदय हो जाता है, कहीं पर बाद में, कहीं पर सूर्य पहले अस्त हो जाता है, कहीं पर बाद में। तो ऐसे हमारे यहाँ पर समय में भी अंतर देखा जाता है, तो उसके लिए भी हमें एक मानक समय की आवश्यकता होती है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य समय के अंतर को समाप्त करने के लिए, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य भी समय का बहुत ही ज़्यादा अंतर, 2 घंटे का समय का अंतर होता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच। तो उस समय के अंतर को खत्म करने के लिए भी हमें मानक समय की आवश्यकता होती है। और समय संबंधी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हमें मानक समय की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये थे आपके अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।